अल्टर कमांड जब रन करोगे तो अल्टर कमांड से क्या होगा कि जो आपने स्टोर प्रोसीजर पहले से बनाई हुई है उसके अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं, कि सपोज आपने स्टोर प्रोसीजर इंसर्ट कमांड के लिए बनाई थी या फिर आपने उसको क्रिएट कमांड के लिए बनाई थी और अभी आपको उसके अंदर और कमांड ऐड करनी है, तो आप लोग अल्टर स्टोर प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। तो अल्टर स्टोर प्रोसीजर में क्या होता है, अल्टर स्टोर प्रोसीजर में सिंपली आपको जो है नॉर्मल आपका जो प्रोसीजर का कमांड है या फिर सिंटैक्स है उसको रन करना है। बस जहाँ पे आप लोग क्रिएट प्रोसीजर लिखते हो उसकी जगह पे आपको लिखना है अल्टर प्रोसीजर एंड आगे जो प्रोसीजर के ऊपर आपको मॉडिफिकेशन करना है उसका नाम लिखना है। सो अल्टर कमांड क्या होता है, द अल्टर स्टोर प्रोसीजर, द अल्टरिंग अ स्टोर प्रोसीजर इज सिंपल। वंस अ स्टोर प्रोसीजर हैज बीन क्रिएटेड इट इज स्टोर्ड विद इन द सिस्टम टेबल इन द डेटाबेस। तो एक बार अगर आपने क्रिएट प्रोसीजर के कमांड रन कर ली, जैसे कि हमने वो कल देखी थी क्रिएट प्रोसीजर वाली कमांड, वो अगर आपने एक बार रन कर ली तो उसके बाद जब वो रन हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद अगर उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, सो यू कैन यूज अल्टर कमांड। व्हेन यू अल्टर अ स्टोर प्रोसीजर द रिकॉर्ड दैट वाज ओरिजिनली मेड इन द सिस्टम टेबल इज रिप्लेस बाय द न्यू कोड। बहुत सिंपल है कि जैसे देखो आप लोग पहले क्या करते हैं, क्रिएट टेबल की क्वेरी रन करते हो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन उसके अंदर कॉलम क्रिएट करते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन एज, मोबाइल नंबर, और इसी तरीके से आपका टेबल जो है क्रिएट हो जाता है। ओके, ये टेबल हो गया है स्टूडेंट नाम से। देन ये रन कर लिया मैंने, इसके अंदर इन वैल्यू को इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद मैंने उसको एक बार देख लिया, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने कमांड रन के लिए अभी मेरे पास जो है एक टेबल रेडी है जिसका नाम स्टूडेंट है और जिसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्टेड है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कॉलम जो है 4 कॉलम्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड मोबाइल नंबर। और अभी टेबल रेडी होने के बाद अभी मुझे उसके अंदर और 2 कॉलम ऐड करने हैं, मिडल नेम एंड सिटी। ओके, तो ये जब मुझे कॉलम ऐड करने हैं तो मैं कमांड रन करती हूँ अल्टर। ओके, अल्टर करने से मेरे जो कॉलम है उसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ। अगर मैं अल्टर ड्रॉप रन करूंगी तो जो मैं नाम लिखूंगी कॉलम के वो कॉलम जो है डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैं अल्टर ऐड कमांड करूंगी, मतलब अल्टर ऐड, तो एक्स्ट्रा जो कॉलम है वो ऐड होके मुझे दिखेंगे। ये सेम कंसेप्ट आपको यहीं पे यूज करनी है फॉर स्टोर प्रोसीजर, कि जब आपका स्टोर प्रोसीजर आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट कर लिया और जब आपने क्रिएट किया था उसके अंदर आपने 2 कमांड को रन किया था, एक था इंसर्ट और एक था क्रिएट। ये रेडी होने के बाद अभी मुझे और उसके अंदर 2 कमांड ऐड करने हैं, डिलीट एंड अपडेट। ओके, तो मैं क्या करूंगी, अल्टर प्रोसीजर और स्टोर प्रोसीजर का नाम और आगे मैं कमांड लिखूंगी डिलीट और अपडेट जो मुझे करना है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है अल्टर कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल शो हो रहा है और जो सिंटैक्स दिख रहा है ये ओरेकल 10G का है, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है ओरेकल 10G, इसके अंदर इस तरीके का सिंटैक्स लिखते हैं, अल्टर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर और जो भी आपके कमांड्स है वो हम लोग जो प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं दैट इज ओरेकल 11G। तो जिसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स आपको चेंज मिलेगा, बिकॉज जितना वर्जन आप लोग अपडेटेड यूज करोगे थोड़े उसके अंदर चेंजेस होते हैं। ओके, तो दोनों में सिमिलैरिटीज है बहुत सारे, बस थोड़ा सा सेमीकोलन एंड स्क्वायर ब्रैकेट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, दैट्स इट। तो ये जो आपको बुक में जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं इन स्टोर प्रोसीजर वो सारे ओरेकल 10G के हैं। तो अभी आप लोग जब देखोगे तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर कोड अलग लिखे हैं, यहाँ पे डिलिमिटर यूज किया है, देन यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो ये इसीलिए बिकॉज ये ओरेकल 10G में परफॉर्म होता है। आप लोग ऊपर चाहे तो पाथ देख सकते हो, यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है MySQL 5.130, ये MySQL ओरेकल 10G में ओपन होता है वो है। और हम लोग जो प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं दैट इज ओरेकल 11G, जो उसका नेक्स्ट वर्जन है। तो उसकी वजह से उसके अंदर के कोड जो टाइप है लिखने का वो थोड़ा सा अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स रहते हैं वो थोड़े
डिफरेंट है, दैट्स इट। तो यही सिंटैक्स हम लोग अभी फॉलो करते हैं। द अल्टर प्रोसीजर नीड टू रिकम्पाइल एंड रन। और एक चीज कि जब भी आप लोग टेबल को या फिर किसी भी स्टोर प्रोसीजर को अल्टर करते हैं तो आपको उसको फिर से रन करना पड़ेगा। रन इसके लिए करना पड़ेगा बिकॉज कि अल्टर कमांड आपकी प्रॉपरली रन हो रही कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको उसको रन करके देखना है। और रन करने से फिर आपको समझेगा कि सच में आपके प्रोसीजर के अंदर कॉलम्स ऐड हो गए हैं या फिर क्वेरी कोई ऐड हो गई, ठीक है। तो जो भी आप लोग अल्टर कमांड यूज करोगे उसको आपको कंपलसरी जो है रन करना है। देन नेक्स्ट इज ellipses preceded by a comma indicate a repeating pattern. Ellipses before or after the syntax are used to highlight a relevant except from the large syntax. तो अगर आपका जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा अगर लार्ज हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है तो आप लोग एलिप्सेस यूज कर सकते हैं उसको डिवाइड करने के लिए इंस्टेड ऑफ कॉमा। कॉमा नहीं देना है जो हम लोग एसक्यूएल में देते थे, तो आपको कॉमा नहीं देना है, आपको ऐसे ब्रैकेट क्रिएट करके फिर उसको सेपरेशन देना है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, अल्टर प्रोसीजर कॉपी डेटा एसक्यूएल सिक्योरिटी इन्वोकर कमेंट कॉपीज डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल टू एम्प्लॉय बैकअप। बहुत सिंपल है कि आपको अल्टर करना है, किसमें अल्टर करना है, तो कॉपी डेटा करके एक स्टोर प्रोसीजर है जिसके अंदर का डेटा आपको कॉपी करके एम्प्लॉय बैकअप के टेबल में फॉरवर्ड करना है। तो आप लोग लिखोगे अल्टर प्रोसीजर कॉपी डेटा दैट स्टोर प्रोसीजर नेम और उसके बाद कमांड, यहाँ पे हमने कमिट लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, वो आपको लिखना है। देन आगे आपको लिखना है ऐड कमेंट विथ रेफरेंस नोट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ओरेकल टेंजी में एग्जाम्पल लिखने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जब प्रैक्टिकल यूज करते हैं या फिर प्रैक्टिकल में चीजें परफॉर्म करते हैं तो हम लोग ओरेकल 11G का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उसमें मैक्सिमम एट्रीब्यूट रेडीमेड आपको मिलेंगे। क्लियर? तो आप लोग ऐसे लॉजिकली डेफिनेशन को याद रखो कि अल्टर स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। तो अल्टर करने से जो प्रीवियसली क्रिएटेड प्रोसीजर रहती है उसके अंदर आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है? अल्टर कमांड, इसका एग्जांपल हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसका प्रैक्टिकल आपको है ये वहां डेफिनेशन लिखने डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन आगे डेफिनेशन ये आवाज। इस डेफिनेशन आएंगे क्वेश्चन लिखने के लिए। हाँ हाँ डेफिनेशन आएंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं आते हैं, मतलब कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है इसके ऊपर। अच्छा, इसका आपको प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी तो ओरेकल 10G का है तो उसका मतलब नहीं, बिकॉज हम लोग उसके अंदर नहीं परफॉर्म करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल नेक्स्ट वर्जन में परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग उसी का प्रैक्टिकल देखेंगे डायरेक्टली। देन नेक्स्ट इज व्यू स्टोर प्रोसीजर। व्यू स्टोर प्रोसीजर, व्यू से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? व्यू टेबल, हम लोग एक कमांड रन करने के व्यू टेबल या फिर शो डेटाबेस, इससे क्या समझ में आता है? जब भी आप लोग व्यू करते हो या फिर शो डेटाबेस के कमांड रन करते हो तो आपको क्या दिखता है कि आपके डेटाबेस के अंदर कितने प्रीवियसली क्रिएटेड डेटाबेस है उसकी लिस्ट आती है। सिंपल व्यू स्टोर प्रोसीजर्स में क्या आपको दिखेगा कि जो अवेलेबल है स्टोर प्रोसीजर डेटाबेस के अंदर वो सबकी लिस्ट आपको मिलेगी। और ये इसके लिए बिकॉज आप लोग अगर सपोज आपने स्टोर प्रोसीजर के लिए नाम दे दिया है स्टूडेंट, एक आपने क्रिएट की, तो आप लोग वो सेम टेबल या फिर सेम नाम का स्टोर प्रोसीजर दूसरा नहीं बना सकते, इससे एरर आता है। तो सेम हम लोग जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हम लोग रन करते हैं शो डेटाबेस, वैसे ही आपको स्टोर प्रोसीजर कोई भी आप लोग क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको रन करना है व्यू व्यू स्टोर व्यू प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। ओके, या फिर नेक्स्ट है शो क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। ओके, मतलब अभी जो क्रिएट हुए हैं रिसेंट वाले उसकी लिस्ट आपको मिलेगी। अगर आप लोग ओरेकल 11G में आप लोग ये कमांड को रन करते हैं तो आपको सिंपल लिखना है शो स्टोर प्रोसीजर प्रोसीजर नेम्स। तो इससे आपकी जो पूरी लिस्ट है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है शो
क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, इससे आपको पूरी लिस्ट मिलेगी जो ऑलरेडी क्रिएटेड स्टोर प्रोसीजर है वो। तो आप लोग नेम जो है उसको रिपीट नहीं करोगे। क्लियर है? बहुत सिंपल, जो हमने सेम एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट है जो हम लोग शो डेटाबेस के लिए यूज करते थे, शो टेबल्स के लिए यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आप लोगों की कमांड रहेगी व्यू स्टोर प्रोसीजर। आप लोग शो भी कर सकते हैं या फिर व्यू भी लिख सकते हैं उसके जगह पे, व्यू स्टोर प्रोसीजर, उससे भी आपका जो है पूरा लिस्ट आपको मिलेगा। समझ में आया? यस मैम समझा, बट ये सिर्फ चेक करने के लिए ना कि नेम कौन सा है। हाँ हाँ, ये सिर्फ इसके लिए कि आपका रिपीट नहीं होना चाहिए नेम, क्योंकि रिपीटेड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार स्टूडेंट प्रोसीजर क्रिएट है तो आप लोग दोबारा वो आपको एरर दिखाएगा। तो ये एरर आए ना, इसके लिए हम लोग पहले से प्रिकॉशंस लेंगे कि हम लोग उसको देखेंगे कि पहले से क्रिएटेड कितने स्टोर प्रोसीजर है। हम लोग नेम को रिपीट नहीं करेंगे, नेम को, ठीक है। उसके मेथड को आप लोग रिपीट कर सकते हैं कि आप लोग एक ही स्टोर प्रोसीजर में इंसर्ट भी स्टोर करके रखो, डिलीट दूसरे में हो, बट दो प्रोसीजर का नेम सेम नहीं होना चाहिए, इसमें एक्सेप्ट नहीं होता है। सिंपल, इसकी डेफिनेशन याद रखो जैसे आपने शो डेटाबेस की डेफिनेशन को याद रखा था। शो डेटाबेस आप लोग क्यों करते हो? क्योंकि आपको नेम को रिपीट नहीं करना है, इसके लिए आप लोग पहले ही शो डेटाबेस करते हो, राइट। जैसे वहां पे एरर आता था कि पहले क्रिएटेड नेम को अगर आपने दोबारा यूज किया तो आपको एरर दिखाता था कि प्रीवियसली एग्जिट, द डेटाबेस इज ऑलरेडी एग्जिट, ऐसे आपको एरर आता था। सेम एरर यहाँ पे भी आपको आएगा, बिकॉज यहाँ ये जो आप लोग जो कमांड देख रहे हो ये सारे आप लोग एसक्यूएल में ही रन करने वाले हो। ओरेकल 11 जी ये सिर्फ उसका एक प्लेटफॉर्म है, बट उसके अंदर आपको माई एसक्यूएल ही मिलेगा, मतलब वो ब्लैक कलर की विंडो ही मिलने वाली है रन करने के लिए। तो आप लोग उससे बहुत अवेयर है कि आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या एरर आते हैं, उसके अंदर कैसे कमांड को रन करते हैं। न्यू चीज नहीं है ये। देन नेक्स्ट इज ट्रिगर्स। ओके, ट्रिगर्स क्या होते हैं? तो नाम से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ट्रिगर करना यानी क्या? किसी को अगर आपने ट्रिगर किया तो क्या होता है? कोई ऐसे बोलता है ना कि हाँ इसने मुझे ट्रिगर कर लिया है, तो ट्रिगर करने से क्या होता है? क्या होता है बोलो? क्या होगा? ट्रिगर वर्ड सुना है कि नहीं सुना है इससे पहले? सुने क्या में बोलो? तो क्या होता है ट्रिगर, मतलब क्या? मीन्स हिंदी में कोई अगर ऐसे गुस्सा होता है जान। तो आपको ऐसे कभी बोलता है कि मेरे को ट्रिगर मत करो, इसने मुझे ट्रिगर कर लिया इसलिए मैंने ये बोल दिया। तो ट्रिगर करना यानी क्या? किसी को फायर करना, या फिर ऐसे कि जो भी आप लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर का मीनिंग क्या होता है कि जो आपके मल्टीपल कमांड्स है उसको जब आपको ऑटोमेटिकली रन करना है, सो यू कैन यूज ट्रिगर कमांड। ट्रिगर करना जैसे कि देखो, अगर कोई मशीन है और आपने उसको ऑन कर लिया, तो मशीन ऑन करने से क्या होता है, एक ऑटोमेटेड मशीन है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको सिर्फ जाके वो बटन को ऑन करना है। ऑन करने से क्या होता है, वो मशीन अपना काम खुद स्टार्ट करती है, मतलब आपको बार बार मैनुअली वहां पे विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसका एग्जांपल ऐसे है कि सपोज आप लोग जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं, आप क्या करते हैं, खाली स्विच को ऑन करते हैं, प्लग इन करते हैं और फिर चले जाते हैं, 1 घंटे बाद आते हैं और वो बटन को ऑफ कर देते हैं। तो 1 घंटे में मोबाइल जो है उसकी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। आपको उसको मैनुअली 10 बार जाके चेक नहीं करना पड़ता कि अच्छा बैटरी हो रही कि नहीं, चार्ज हो रही कि नहीं। आप लोग ऐसे नहीं करते, डायरेक्टली वो हो जाती है 1 घंटे, बिकॉज आप लोग एक ऐसे ट्रस्ट रखते हो ना हर चीज की, हाँ 1 घंटे बाद मैं जाऊंगी तो वो चार्ज ही मिलने वाला है मेरे को, राइट।
सेम चीज जब आप लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को आपने क्रिएट किया, टेबल को आपने क्रिएट किया, टेबल क्रिएट करने के बाद अभी आप लोगों को उसको 10 बार मैनुअली उसके अंदर चेंजेस नहीं करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इरिटेटिंग। कि मैं अगर 10 बार आपको बोलूंगी कि जाओ इंसर्ट की कमांड रन करो, उसके अंदर डिलीट की कमांड रन करो, देन उसके अंदर अपडेट करो, ये एक रिकॉर्ड आया इसको फिर से अपडेट करो, तो इससे क्या होता है, इरिटेशन होता है आपको। कैसे है कि मैंने एक बार क्रिएट कर लिया ना, अभी रहने दो, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ओके, तो ये चीज मतलब कि जो भी आपका डेटाबेस अपडेशन ऑटोमेटिकली होना चाहिए, इसके लिए आपके पास ट्रिगर का ऑप्शन है कि आप लोग ट्रिगर कमांड को पहले से ही आपके टेबल में क्रिएट करके रखो या फिर रन करके रखो, जिससे जब भी आपके पास न्यू रिकॉर्ड आएगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैंने सपोज स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट कर लिया है और एफ वाई का, अभी देखो एफ वाई का एडमिशन चल रहा है, तो मेरे एफ वाई के टेबल में जब तक एडमिशन की लास्ट डेट है तब तक वो टेबल के अंदर जो है इंफॉर्मेशन आने वाली है, वो स्टॉप नहीं होने वाली। तो मैं क्या करूंगी, पहले से ही एक टेबल बना के रखूंगी जो ब्लैंक टेबल रहेगा, और इसके ऊपर मैं ट्रिगर फायर करके रखूंगी। ट्रिगर फायर करूंगी वो भी सीक्वेंस में फायर करूंगी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें मुझे एफ वाई के स्टूडेंट के चाहिए। मैं ये वाले टेबल के लिए ट्रिगर फायर करके रखूंगी, और जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड्स आएंगे मैं डायरेक्टली उनको सेव करना चालू करूंगी। ठीक है, डायरेक्टली। मैं ये नहीं चेक करूंगी कि अच्छा मुझे पहले फर्स्ट नेम डालना है, मुझे लास्ट नेम फिर डालना है, नहीं। जो मुझे डेटा जैसे मिलेगा मैं डायरेक्टली उसको वैसे इंसर्ट करूंगी। ट्रिगर का काम करेगा, तो ट्रिगर मेरे डेटा को सीक्वेंसली टेबल में स्टोर करेगा। ओके, और मुझे 10 बार जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैंने डेटा को प्रॉपरली अपडेट किया है कि नहीं, मेरा डेटा सीक्वेंस में अल्फाबेटिकली स्टोर हो रहा है कि नहीं, ये चीज मुझे देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने टेबल में ऑलरेडी ट्रिगर को फायर करके रखा है। ट्रिगर में मैंने सीक्वेंस लिख के रखा है कि पहले फर्स्ट नेम स्टोर होना चाहिए, फिर लास्ट नेम, फिर मिडल नेम, देन एज, देन मोबाइल नंबर। समझ में आया ट्रिगर क्या करता है? तो ट्रिगर आपके डेटाबेस को ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में स्टोर करने का काम करेगा। क्लियर? समझ में आया? जैसे आप लोग जब भी वर्ड फाइल वगैरह बनाते हैं, तो वर्ड फाइल में देखो आपको ना वो सीक्वेंस याद रखना पड़ता है कि मुझे पहले क्या डालना है, फिर सेकंड क्या है, थर्ड कॉलम क्या है। इवन आप लोग जब एसक्यूएल में नॉर्मल टेबल भी क्रिएट करते हैं ना, तो जब भी आप लोग इंसर्ट कमांड लिखते हो तो आप लोग याद रखते हो कि मुझे पहले फर्स्ट कॉलम का डालना है, फिर सेकेंड कॉलम का, फिर थर्ड कॉलम का। तो इससे अगर आप लोग 10 या 12 रोज इंसर्ट करोगे ना तो आप लोग आराम से करोगे, लेकिन वो इसमें अगर आपको बोलेंगे कि आपको ना 50 रोज को इंसर्ट करना है, आपको 100 रोज को इंसर्ट करना है, 500 रोज को इंसर्ट करना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग वो कॉलम को याद रखो कि अच्छा मुझे यही सीक्वेंस से जाना है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हेडेक यू कैन यूज ट्रिगर कमांड। ट्रिगर कमांड में आप लोग पहले से ही सारे कॉलम्स को सेट करके रखो, आप लोग रैंडमली उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो ट्रिगर की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्रिगर इज अ सेट ऑफ एक्शन विच गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली when a specified change operation, SQL insert, update, delete statement is performed on a particular table। तो टेबल के अंदर जब भी आपको सेट ऑफ एक्शन, तो सेट ऑफ एक्शन यानी आप खुद उसका सेट बनाओगे कि मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है या फिर मुझे कौन से कमांड ट्रिगर में स्टोर करने हैं। तो मुझे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे कमांड उसके अंदर स्टोर चाहिए और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो मैं ट्रिगर फायर करके रखूंगी। पर्पस क्या है इसका? टू जनरेट डेटा ऑटोमेटिकली। सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर डेटा आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, आपको मैनुअली 10 बार चीजों को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। द डेटा इज जनरेट ऑटोमेटिकली। वैलिडेट इनपुट डेटा। वैलिडेट यानी आप लोग रैंडमली चीजें स्टोर करो, नो प्रॉब्लम, बट जो वो टेबल में स्टोर होगा वो अल्फाबेटिकली एंड सीक्वेंस में ही स्टोर होगा। रिप्लिकेट डेटा टू डिफरेंट फाइल टू अचीव द डेटा कंसिस्टेंसी। अगर आपका डेटा रिपीटेड हो रहा है, आपके डेटा में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे फाइल ट्रिगर स्टोर करके नहीं लेता, वो डेटा को हमेशा कंसिस्टेंसी में ही स्टोर करेगा। कि फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर आपके पास 5 कॉलम है, आपने 5 कॉलम के लिए ट्रिगर फायर करके रखा है,
लेकिन आप जब डेटा को इंसर्ट कर रहे हो तो आप लोग 4 ही कॉलम की वैल्यू जो है इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग कमांड रन कर रहे हो, तो वो 4 कॉलम में डेटा स्टोर करके नहीं लेगा। अगर आपने 5 कॉलम के लिए ट्रिगर फायर करके रखा है तो आपको 5 इनपुट देने ही पड़ेंगे। इससे क्या होता है, डेटा कंसिस्टेंसी में रहता है। क्लियर? देन राइट टू अदर फाइल्स फॉर ऑडिट ट्रायल पर्पस। तो इससे क्या होता है, आपको ऑडिट करने के लिए भी इजी रहता है। आप लोग डायरेक्टली ऐसे फाइल को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और एक चीज की, अगर आपने लिखा है फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने लिखा है एज, एज आपका नंबर में ही आना चाहिए, फर्स्ट नेम आपका कैरेक्टर में ही आना चाहिए। ये कमांड आप लोग ऑलरेडी रन करके रखते हो, और लेकिन जब आप लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपने एज नहीं डाला, आप लोग सिर्फ फर्स्ट नेम डाल के एंटर कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉपर एरर शो करेगा। आपके फर्स्ट नेम को वो स्टोर करके नहीं लेता। अगर आपके 2 कॉलम है तो आपको दोनों कॉलम के इनपुट वैलिड ही देने पड़ेंगे। इनवैलिड इनपुट वो एक्सेप्ट नहीं करता है, कि जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है वहां पे आप लोग नंबर एंटर कर रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो फर्स्ट नेम है तो आपका डेटा जो इनपुट है वो कैरेक्टर में ही आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज जो है आपको ट्रिगर से मिलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कल, बिकॉज ये हमारा यूनिट खत्म होने के लिए आया है, तो हम लोग इसे जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से इसका एग्जांपल देखते हैं। देन उसके बाद नेस्टेड ट्रिगर एक टॉपिक है और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल और ओरेकल 11G का ही एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी कि कैसे ट्रिगर फायर करते हैं और कैसे वो डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर करके लेता है। अगर मुझे इसका कोई यूट्यूब का वीडियो मिलता है तो मैं लिंक आपको शेयर करूंगी। ठीक है, मतलब आप लोग डायरेक्टली उसको वीडियो में भी देख सकते हैं, लेक्चर होने के बाद, लेकिन मैं सेंड करूंगी। ठीक है, चलो बाय।